कहानी की शुरुआत में हम रिजर्व इंस्पेक्टर विक्रम को देखते हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट में कैदियों को कोर्ट लेकर आने और जाने का काम करता है। और एक दिन जब विक्रम दो हवलदारों के साथ एक कैदी शेखर को लेकर कोर्ट जा रहा था, तभी भीड़ का फायदा उठाकर शेखर के लोग विक्रम और उसके साथी हवलदारों पर हमला कर देते हैं और शेखर को एक ऑटो में बिठाकर भागने लगते हैं। ये देखकर विक्रम अपनी बंदूक उठाता है और बस अड्डे की भीड़ में सबके सामने ही शेखर को गोली मार देता है। वहीं पर शेखर की मौत हो जाती है, लेकिन विक्रम ने पब्लिक प्लेस पर गोली चलाई थी तो इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ह्यूमन राइट कमीशन के कुछ ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आते हैं। विक्रम से पूछते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है, तुम मुजरिम को भागकर भी पकड़ सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो विक्रम जवाब देता है कि भागते हुए आदमी को दौड़ाकर पकड़ने की ट्रेनिंग तो दी गई है, लेकिन वो ऑटो में बैठकर भाग रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे गोली मारना पड़ा। तब मैडम उससे कहती हैं कि बस अड्डे पर इतनी भीड़ होती है, पास में हॉस्पिटल भी है, इतने लोगों के बीच में तुमने उसे गोली मारी, अगर किसी और को लग जाती तब क्या करते? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्रम कहते हैं कि पिछले 7 सालों में 16 कैदी कोर्ट लेकर जाते समय रास्ते में ही भाग चुके हैं और जो पुलिस वाले उन्हें कोर्ट लेकर जा रहे थे उन्हें नौकरी से निकालकर जेल में डाल दिया गया है और मैंने भागते हुए कैदी को गोली मारी है। तो अब मेरी इंक्वायरी हो रही है, आखिर हम करें तो करें क्या? इसके बाद विक्रम को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि दोबारा ऐसा कोई कांड मत कर देना। विक्रम बाहर आता है, वो अपने कुछ पुलिस वाले दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। उसके दोस्त ड्रिंक करने लगते हैं। विक्रम ड्रिंक नहीं करता, लेकिन दोस्तों ने जिद की थी तो उनका साथ देने के लिए बार में आया था। तभी विक्रम को उसकी पत्नी मैरी का कॉल आता है। मैरी भी पुलिस विभाग में ही काम करती है। उसने भी सुना था कि विक्रम ने एक कैदी को गोली मार दी है। वो विक्रम को कॉल करके डांटने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्रम उसे समझाता है कि मैंने जिस मुजरिम को गोली मारी है उसके ऊपर रेप और मर्डर के 8 मुकदमे चल रहे थे। विक्रम को लग रहा था कि उसने शेखर को गोली मारकर अच्छा काम किया है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक शाम विक्रम अपना काम खत्म करके घर जा रहा था, तब वो एक रिजर्व इंस्पेक्टर को देखता है जो सीनियर अधिकारी की ऑफिस के बाहर उदास खड़ा था। पूछने पर वो रिजर्व इंस्पेक्टर विक्रम को बताता है कि उसके माँ की तबीयत खराब है, उसने छुट्टी के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सीनियर अधिकारी ने छुट्टी की अर्जी को खारिज करके उसे स्कॉट ड्यूटी पर लगा दिया। अब उसे अपनी बीमार मां को छोड़कर एक कैदी को जेल से कोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। विक्रम को उस इंस्पेक्टर के ऊपर दया आ जाती है। वो सीनियर अधिकारी के पास जाकर उनसे बात करता है कि इसकी जगह पर मैं उस कैदी को लेकर कोर्ट चला जाऊंगा, आप इसे छुट्टी दे दीजिए। सीनियर अधिकारी भी विक्रम की बात मान जाता है, लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि इस बार का उसका सफर कितना मुश्किल होने वाला है। इसके बाद विक्रम और उसके साथ 2 हवलदार पांडी और मुर्गन वेल्लोर के सेंट्रल जेल जाते हैं। उन्हें जेल से एक मुसलमान आरोपी अब्दुल को लेकर कोर्ट जाना था। वो एक मर्डर के इल्जाम में पिछले 5 सालों से जेल में बंद है और कल कोर्ट में उसके केस की सुनवाई होने वाली है। विक्रम अब्दुल को लेकर जेल से बाहर आता है। फिर मुर्गन और पांडे मिलकर अब्दुल को अच्छे से चेक करते हैं कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं है, जैसे कि वो रास्ते में उन पर हमला करके भागने की सोच रहा हो, लेकिन अब्दुल के पास कोई हथियार नहीं मिलता। फिर ये लोग उसे ऑटो में बिठाते हैं और बस अड्डे पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। बस निकलने में अभी 1 घंटे का समय था तो पांडे और मुर्गन दोनों शराब पीना चाहते थे। वो दोनों इसके लिए विक्रम से बात करते हैं तो विक्रम भी उन्हें परमिशन दे देता है। दोनों पास में ही शराब पीने के लिए चले जाते हैं। इधर विक्रम अब्दुल को लेकर एक होटल में जाता है। होटल में विक्रम बिरयानी खा रहा था और अब्दुल को एक चाय पीने के लिए दे देता है। चाय पीते हुए अब्दुल अपने चारों तरफ देखता है। वो भागने के बारे में सोच रहा था और जैसे ही विक्रम बिरयानी खाने के बाद हाथ धोने के लिए जाता है, अब्दुल को भागने का मौका मिल जाता है। वो भागने ही वाला था कि तभी पांडे और मुर्गन वापस आ जाते हैं और अब्दुल चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर खाना खाने के बाद ये लोग अब्दुल के साथ बस में बैठ जाते हैं। बस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। विक्रम पिछली बार वाले हादसे को याद करते हैं। उसे लग रहा था कि मौका मिलते ही अब्दुल भागने की कोशिश करेगा, तो इस बार सावधानी दिखाते हुए वो अब्दुल के हाथ को जंजीरों से बांधकर सीट के नीचे लॉक कर देता है और फिर आराम से सोने लगता है। इधर अब्दुल की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इस मासूम लड़के ने किसी का कत्ल किया होगा। आधी रात को विक्रम की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि अब्दुल अभी भी जागकर खिड़की के बाहर ही देख रहा है।
पूछने पर अब्दुल बताता है कि उसे बस में नींद नहीं आती। फिर विक्रम उसे पूछता है कि तुम पिछले 5 सालों से जेल में बंद हो, फिर भी तुम्हारे घर वालों ने बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? तब अब्दुल बताता है कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी के साथ फ्लैशबैक में हमें अब्दुल की कहानी दिखाई जाती है। 5 साल पहले वो एक छोटे से गांव शिवगंगाई में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा की मौत हो चुकी है। गांव में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान है जिसमें उसने भाड़े पर देने के लिए टीवी भी रखा था। रात को अक्सर गांव वाले उसकी टीवी को भाड़े पर मंगवाते थे तो अब्दुल भी टीवी लेकर उनके घर जाता। रात भर उन्हें फिल्म दिखाकर अगली सुबह वापस टीवी लेकर अपने दुकान पर आ जाता था। गांव में काली नाम की एक हिंदू लड़की थी। अब्दुल और काली दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। इनका धर्म, जाति सब अलग था, लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि समाज की बंदिशों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक रात अब्दुल अपनी टीवी लेकर कुछ लोगों को फिल्म दिखाने के लिए जाता है। यहाँ काली का जीजा अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो सब के सब नशे में थे और अब्दुल से वो वाली फिल्म दिखाने के लिए कहते हैं। अब्दुल कहता है कि मेरे पास वो वाली फिल्म नहीं है और वहां से जाने लगता है। यह देखकर काली का जीजा गुस्से में उसे मारने लगता है, गालियां देने लगता है, लेकिन जीजा के दोस्त उसे रोक लेते हैं और अब्दुल को वहां से भगा देते हैं। फिर उसी रात अब्दुल काली से मिलने के लिए उसके घर जाता है। दोनों बाहर छुप छुप कर मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल काली का जीजा घर वापस आ गया था। वो पूरे नशे में था और काली की बहन को पता चल गया था कि उसने अब्दुल को मारा है। तो काली की बहन अपने पति को डांट रही थी, जिससे कि काली का जीजा गुस्से में उसे मारने लगता है। आवाज सुनकर काली और अब्दुल भी कमरे के अंदर आ जाते हैं। काली अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजा दोनों बहनों को पकड़ लेता है और उन्हें मार रहा था। और ये देखकर अब्दुल खुद को रोक नहीं पाता। वो काली को बचाने के लिए जाता है। आवाज सुनकर काली की माँ भी वहां आ जाती है। दोनों मिलकर काली और उसकी बहन को छुड़ाते हैं, लेकिन अब्दुल को देखते ही काली का जीजा गुस्से में लाल हो जाता है और एक ईंट से अब्दुल के सर पर मार देता है। अब्दुल के सर से खून निकलने लगता है, लेकिन झगड़ा खत्म हो गया था तो अब्दुल चुपचाप घर वापस जाने लगता है। रास्ते में ही अब्दुल की माँ उसे देख लेती है। अपने बेटे के सर से निकलता हुआ खून देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और वापस काली के घर आती हैं। काली के पापा पेरुमल से झगड़ा करने लगते हैं। काली का जीजा अभी भी नशे में था और अब वो अब्दुल की माँ को भी गालियां देने लगता है। नशे में वो ये सोच नहीं पा रहा था कि एक जवान बेटे के सामने उसकी माँ को गाली नहीं देनी चाहिए। गालियां सुनकर अब्दुल पहली बार गुस्सा होता है और उसी गुस्से में काली के जीजा को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बाकी के लोग उन्हें छुड़ा देते हैं और अब्दुल की माँ उसे लेकर घर वापस आ जाती है। इसी के साथ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उनकी बस एक ढाबे पर रुकती है। ये सब लोग फ्रेश होने के लिए बस से नीचे उतरते हैं। विक्रम के कहने पर पांडी और मुर्गन दोनों अब्दुल को लेकर वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में बैठकर भी अब्दुल किसी तरह से भागने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। उसे भागने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद अब्दुल वॉशरूम से बाहर आता है तो मुर्गन उसे लेकर बस में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि बाहर पांडी कुछ लोगों से झगड़ा कर रहा था। मुर्गन भी जल्दी जल्दी में बस से बाहर आता है और जो लड़के पांडी से झगड़ा कर रहे थे, अब मुर्गन भी उन लड़कों की पिटाई करने लग जाता है। लेकिन झगड़े के चक्कर में वो दोनों ये भूल जाते हैं कि उनके साथ एक आरोपी भी था, जिसे उन्होंने बस के अंदर ही अकेला छोड़ दिया है। तभी विक्रम भी इन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर वहां आता है, झगड़ा छुड़ाता है और तब इन्हें अब्दुल की याद आती है। लेकिन अब ये तीनों देखते हैं कि बस वहां से जा चुकी है। जल्दी जल्दी में तीनों उसी रास्ते पर जा रही एक दूसरी बस में बैठ जाते हैं। उनके कहने पर ड्राइवर भी तेजी से बस चलाता है और आखिरकार उन्हें सामने अपनी बस दिख जाती है। ड्राइवर उस बस को ओवरटेक करके रुकवा देते हैं, जिसके बाद विक्रम भागते हुए उस बस में चढ़ता है तो सामने का नजारा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब्दुल अपनी सीट पर नहीं था। वो अपने हाथों में लगी हथकड़ी और इनकी बंदूक लेकर भाग गया था, जिसमें गोलियां भी थी। अब तीनों डर जाते हैं, सोचते हैं कि अगर अब्दुल नहीं मिला तो इनकी नौकरी भी चली जाएगी और इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। विक्रम तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके सब बताता है। तब सीनियर ऑफिसर सबसे पहले उन्हें पास के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करने का सुझाव देता है। जिसके बाद तीनों पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो देखते हैं कि अब्दुल पहले से ही उसी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और उसे देखते ही पांडी उसे मारने लगता है। तभी यहाँ का इंस्पेक्टर आता है और पांडी को रोक देता है। फिर इन तीनों को साइड में लेकर जाता है। तभी इंस्पेक्टर के पूछने पर पांडी उन्हें सब कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी उसकी सांसों की बदबू से इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि पांडी ने शराब पी रखी है।
उन लोगों ने ड्यूटी पर शराब पी रखी थी और उनकी रखवाली में एक आरोपी भी भाग गया था। इसलिए अब इंस्पेक्टर सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। तब पांडी और मुर्गन उसका पैर पकड़ लेते हैं, माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी उनके बीच में अब्दुल बोलता है कि मैं खुद ही मौका देखकर भाग गया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर के साथ साथ विक्रम भी हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक आरोपी पुलिस वालों को बचाने के लिए गवाही क्यों दे रहा है। खैर, इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे से पूछते हैं कि आरोपी को कोर्ट लेकर जाते समय पहले से ही बंदूक में गोली लोड करके क्यों रखी थी। तब पांडी दबी आवाज में बोलता है कि आरोपी मुसलमान है, इसलिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर सन्न रह जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। वो अपने कांपते हाथों से पांडे को अपना नेम प्लेट दिखाकर कहते हैं कि मैं भी मुसलमान हूँ, तो क्या मुझे भी गोली मार दोगे। इन तीनों के पास इंस्पेक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर इंस्पेक्टर उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हाईवे की तरफ जाने लगता है। गाड़ी में भारी खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए इंस्पेक्टर भावुक होकर उनसे कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन इस्लाम का तो मतलब ही अमन और इंसानियत है। जिहाद कोई बाहरी जंग नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराई से लड़ने का एक संघर्ष है, ताकि हम एक नैतिक, अनुशासित और सच्चे इंसान बन सके। हम भी तो तुम्हारी तरह इंसान ही हैं, हम भी भारतीय हैं। फिर तुम लोग हर बात में, हर जगह पर धर्म को बीच में क्यों ले आते हो। पांडे, मुर्गन और विक्रम तीनों इंस्पेक्टर की बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर उन्हें हाईवे पर एक ट्रक में बिठा देता है, जिसके बाद तीनों अब्दुल को लेकर कोर्ट जाने लगते हैं। लेकिन अब विक्रम अब्दुल के साथ थोड़ा नरमी से बात करने लगता है। अब्दुल विक्रम से विनती करता है कि कल जब आप मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे तो मेहरबानी करके मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दीजिएगा, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। विक्रम पूछता है ऐसा क्यों। तो अब्दुल कहता है कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था वो हर बार मुझसे कोर्ट में मिलने आती है। मेरे हाथों में लगी हथकड़ी देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है। और इसी के साथ फ्लैशबैक में हम फिर से अब्दुल की कहानी देखते हैं, जब अब्दुल और काली की प्रेम कहानी के बारे में काली के घर वालों को पता चल गया था। काली एक हिंदू लड़की होकर एक मुसलमान लड़के से प्यार करती है। यह जानने के बाद काली की माँ उसे धमकी देती है कि अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। लेकिन काली अब उन धमकियों से नहीं डरती। काली के पापा पेरुमल को जब ये बात पता चलती है तब वो अब्दुल और उसकी माँ के पास जाता है, अब्दुल को मारने लगता है। अब्दुल की माँ बचाने के लिए आती है तो पेरुमल उसे धक्का दे देता है। सड़क पर गिरने से अब्दुल की माँ के सर में चोट लग जाती है। यह देखकर अब्दुल भी गुस्से में पेरुमल को धक्का दे देता है और अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब्दुल अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है, लेकिन अब उसकी माँ कोमा में चली गई थी। अगली सुबह हॉस्पिटल के सामने भीड़ जमा होती है। जब अब्दुल वहां जाता है तब उसे पता चलता है कि कल रात पेरुमल की मौत हो गई है। अब्दुल को तुरंत समझ में आ जाता है कि उसके धक्का देने से पेरुमल की मौत हुई है, लेकिन किसी ने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा था। फिर भी अब्दुल चुपचाप पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और खुद को सरेंडर कर देता है। अब प्रेजेंट में अब्दुल विक्रम को बताता है कि उस दिन के बाद से वो जेल में है। एक हफ्ते बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, तो अब बाहर की दुनिया में काली के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो जब भी अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट आता है तो काली भी उसे देखने के लिए कोर्ट तक आती है, लेकिन उसके हाथों में लगी हुई हथकड़ी देखकर काली हमेशा रोने लगती है। वो विक्रम से विनती करता है कि पिछले 5 सालों से मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर आप मेरे हाथों की हथकड़ी खोल देंगे तो शायद उसे अच्छा लगेगा और मुझे उसका हंसता हुआ चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। उसकी कहानी सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी मैरी को कॉल करता है, उसे सब कुछ बताता है। लेकिन विक्रम को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक लड़की अपने ही पापा के कातिल से इतना प्यार कैसे कर सकती है। खैर, अगले दिन ये लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन अब विक्रम को अब्दुल की कहानी पर यकीन हो चुका था। वो अब्दुल की हथकड़ी खोल देता है। अब्दुल की सुनवाई शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। तभी विक्रम गेट के पास खड़ी काली को देखता है। वो अब्दुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों दूर से इशारों में बात कर रहे थे। तब विक्रम काली को अब्दुल से मिलने की इजाजत दे देता है। हालांकि कैदियों को इस तरह किसी से मिलने देना, बात करने देना नियमों के खिलाफ था, लेकिन अब विक्रम सोच रहा था कि पेरुमल को धक्का देते हुए अब्दुल को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने सरेंडर कर दिया। कल रात वो चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। उसे समझ में आ गया था कि अब्दुल एक अच्छा लड़का है, तो अब विक्रम अब्दुल की मदद करना चाहता था। अब्दुल पिछले 5 सालों से जेल में था, उसके पास कोई वकील भी नहीं था।
इसलिए उसके केस की सुनवाई भी नहीं हो रही थी और इसी वजह से उसे बेल भी नहीं मिल पा रही थी। अब्दुल बताता है कि काली उसके जेल से छूटने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन बेचारे मासूम अब्दुल को ये नहीं पता था कि भले ही उसने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके केस की जांच भी नहीं हुई थी। वो अब्दुल से कहते हैं कि अगर आज तुम्हारे केस की सुनवाई हुई तब भी 2-3 साल लग जाएंगे। वो काली से उसके लिए एक अच्छा वकील करने को कहता है। तब काली बताती है कि एक बार उसने कोशिश की थी, लेकिन उसके जीजा जी को पता चल गया था। तब उसने काली की बहुत पिटाई की थी, धमकी दी थी कि अगर दोबारा काली ने वकील रखने की कोशिश की तो उसे मार डालेगा। उस दिन के बाद से काली घर वालों से छुप छुप कर अब्दुल से मिलने के लिए कोर्ट आती है। विक्रम समझ जाता है कि अगर उसने अब्दुल की मदद नहीं की तो शायद अब्दुल कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो अब्दुल को समझाता है कि इस बार अंदर जाते ही जज साहब के सामने सब कुछ कबूल कर लेना, उनसे कहना कि मुझसे अनजाने में वो कत्ल हो गया था, जिसके लिए मैं पिछले 5 सालों से जेल में हूँ। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, जिसे पूरा करके मैं बाहर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन अब्दुल डर रहा था कि जज साहब के सामने इस तरह से बात करूंगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन विक्रम उसे समझाता है कि तुम खुद के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा कैसे। तभी कोर्ट में लंच टाइम भी हो जाता है, जिससे कि विक्रम को थोड़ा और मौका मिल जाता है। वो अब्दुल को जज साहब से बात करने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। तभी कोर्ट में ऐलान होता है कि जो कैदी जेल से स्कॉट टीम के साथ यहाँ आए हैं, जज साहब उन्हें अपने चैम्बर में सुनेंगे। यह सुनकर विक्रम परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जज साहब के चैम्बर में कैदियों को जाने की इजाजत नहीं है। चैम्बर से बस उन्हें अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी जाती है। विक्रम हर हाल में अब्दुल की मदद करना चाहता था, इसके लिए वो अपनी नौकरी को भी खतरे में डालने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसे चैम्बर में बुलाया जाता है, विक्रम खुद अंदर जाने के बजाय अब्दुल और काली दोनों को जज साहब के पास भेज देता है। चैम्बर में जाते ही दोनों जज साहब के पैरों में गिर जाते हैं। यह देखकर जज साहब भी हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं। फिर अब्दुल और काली दोनों जज साहब को सब कुछ बता देते हैं। उनके बारे में सुनकर जज साहब को भी दया आ जाती है। वो सबसे पहले अब्दुल की फाइल मंगवाकर उसे पढ़ते हैं। फिर अब्दुल से कहते हैं कि इस मामले में अदालत की ही गलती है, तुमने सरेंडर किया था तो अब तक तुम्हारी सुनवाई होकर इस केस को खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सीडेंटल मर्डर केस की सजा भी सिर्फ 5 साल की होती है। वो अब्दुल को आश्वासन देते हैं कि अगली सुनवाई में तुम्हारे इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। बाहर आते ही अब्दुल और काली दोनों विक्रम के गले लगकर रोने लगते हैं। विक्रम भी चैन की सांस लेता है। उन सबको उम्मीद थी कि अगली सुनवाई में अब्दुल के केस का फैसला हो जाएगा, जिसके बाद शायद अब्दुल को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। फिर काली विक्रम से विनती करती है कि अगली सुनवाई में भी आप ही अब्दुल को लेकर कोर्ट आना, ताकि उनका काम आसानी से हो जाए। विक्रम वादा करता है कि वो अब्दुल की मदद जरूर करेगा। ये लोग अब्दुल को वापस वेलोर जेल में छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार जेल आकर अब्दुल बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था कि अगली सुनवाई में वो छूट जाएगा। फिर अगली सुनवाई वाला दिन भी आ जाता है, लेकिन उस दिन विक्रम को अपनी इंक्वायरी के लिए ह्यूमन राइट कमीशन के ऑफिस में जाना था। तब विक्रम अपने साथी पुलिस वाले देवा से बात करता है, उसे अब्दुल के बारे में सब कुछ समझा देता है। जिसके बाद देवा 2 और हवलदारों के साथ अब्दुल को लेने के लिए जेल पहुंच जाता है। अब्दुल बेसब्री से विक्रम का इंतजार कर रहा था, लेकिन विक्रम को ना देखकर वो मायूस हो जाता है। उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। देवा और उसके साथी अब्दुल को लेकर कोर्ट जाने लगते हैं। इधर काली अपने घर पर अपनी बड़ी बहन को सब कुछ बता देती है कि इस बार की सुनवाई में अब्दुल को बेल मिल जाएगी। जिसके बाद काली की बहन उसके लिए सारे कपड़े, गहने और कुछ पैसे बैग में भर देती है। वो काली से कहती है कि एक शराबी के साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन कम से कम तू अब्दुल के साथ खुश रहना और यहाँ वापस कभी मत आना। इधर देवा अब्दुल को लेकर कोर्ट आता है तो देखता है कि आज कोर्ट में दूसरे जज साहब बैठे हुए हैं। वो अब्दुल की फाइल देखे बिना ही उसे अगली तारीख दे देते हैं। अब्दुल रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है, बताता है कि पिछली बार जज साहब ने वादा किया था कि इस सुनवाई में मुझे रिहा कर देंगे। तभी विक्रम भी वहाँ आ जाता है। वो भी जज साहब से विनती करता है, लेकिन जज उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कोर्ट से बाहर भगा देते हैं। अब्दुल बाहर आता है और अब उसकी निगाहें काली को ढूंढ रही थी, लेकिन काली उसे कहीं दिखाई नहीं देती। पुलिस वाले उसे वापस जेल लेकर जाने लगते हैं, लेकिन अब अब्दुल की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो पुलिस वालों से खुद को छुड़ाकर भागने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, पकड़ लेते हैं और जमकर पिटाई करने लगते हैं। ये देखकर विक्रम अपने साथी पुलिस वालों को रोक देता है। अब्दुल को समझाने लगता है कि इस तरह भागने से उसका केस खराब हो जाएगा। तभी सड़क के दूसरी तरफ से जा रही बस में काली को देखकर अब्दुल की आंखों में चमक आ जाती है। अब्दुल को देखकर काली भी चिल्लाने लगती है। बस रुकवा कर नीचे उतर
करती है और भागते हुए अब्दुल के पास आने लगती है। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक बस उसे टक्कर मार देती है। यह देखकर अब्दुल की सांसें थम जाती हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। विक्रम भी सुन्न पड़ जाता है। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि विक्रम को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो मायूस होकर सड़क पर ही बैठ जाता है। दूसरे पुलिस वाले अब्दुल को लेकर चले जाते हैं। तभी विक्रम को भीड़ में से एक आवाज सुनाई देती है कि लड़की अभी भी जिंदा है। विक्रम देखता है कि काली बस के नीचे सुरक्षित लेटी हुई है। उसे बस हल्की फुल्की चोटें आई थी और ये देखकर विक्रम चैन की सांस लेता है। इसके बाद विक्रम अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक वकील हायर करता है जो कोर्ट में अब्दुल का केस लड़ता है और फाइनली अब्दुल जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। तब विक्रम उसे काली से मिलवाता है, जिसे देखते ही अब्दुल उसे गले से लगा लेता है और इस तरह से दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। तो फिल्म के क्लाइमैक्स ने आपको रुलाया या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।